एक लड़की अपने हाथ में बैग लिए हुए दौड़ी दौड़ी हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचती है। देखने में वो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत घबराई हुई है, लेकिन किसी तरह हावड़ा स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो सीधा प्लेटफॉर्म पे जाती है, प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे। और वहां जाने के बाद अपने हाथ में लिए हुए सूटकेस को साइड में रख देती है और खड़ी होकर वहां पर ट्रेन का वेट करने लगती है। लेकिन इसी बीच वहां पास में ही खड़ा हुआ एक आदमी जो लगातार उसे देख रहा था, अब उसके आगे पीछे घूमने लगता है। सर्दियों का मौसम होता है, जनवरी का मौसम था और सभी ने अपना चेहरा ढका हुआ था, इसलिए बफलर से चेहरा ढके होने की वजह से लड़की उसे साफ साफ देख नहीं पा रही थी कि ये आदमी कौन है जो उसके आगे पीछे घूम रहा है। लड़की थोड़ा घबराने लगती है, लेकिन उसको ट्रेन में बैठना था, इसलिए वो ट्रेन का वेट करने लगती है। लेकिन लड़का लगातार उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता, कभी कमेंट्स पास करता, कभी कुछ करता, लेकिन वो लड़की चुपचाप घबराई हुई खड़ी हुई थी, अपने बैग को पकड़ के, अपने सूटकेस को पकड़ के, कि बस किसी तरह से ट्रेन आए और मैं उसमें चढ़ जाऊं। कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है। लड़की अपना बैग उठाती है, सूटकेस उठाती है और सीधा ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है। लेकिन वहीं दूर खड़ा हुआ लड़का जब उसको रेल में चढ़ता हुआ देखता है तो वो भी उसके पीछे पीछे वहीं ट्रेन में चढ़ जाता है। तो दोस्तों, आखिर कौन था ये लड़का और कौन थी ये लड़की, और क्यों वो उसके पीछे पड़ गया था, और क्यों वो लड़की इतनी घबराई हुई थी, आज के हम सुनाने जा रहे हैं आज आपको एक सच्ची कहानी रश्मि की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आपका नाम क्या है और आप किस शहर से हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही वो लड़की ट्रेन में चढ़ती है, उसके पीछे पीछे वो लड़का भी वहाँ ट्रेन में चढ़ जाता है। लड़की जाती है, ट्रेन खाली थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद सर्दी की वजह से ज़्यादा लोग सफ़र नहीं कर रहे थे। लड़की जाती है, एक साइड में जाकर बैठ जाती है। लड़का वहाँ सीट पर नहीं बैठता, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है और फिर लगातार उसको देखने लगता है। ऐसा लगता है कि लगातार उसे घूर ही रहा हो। ट्रेन में जब उस लड़की को अकेले बैठे हुए कुछ लोग देखते हैं तो वो उसके पास बैठने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन लड़की उन्हें लगातार न बैठने के लिए बोलती रहती है, क्योंकि उसका कहना था कि जब पूरी ट्रेन खाली है तो आपको यहाँ बैठने की ज़रूरत क्या है। कई लोगों के मना करने के बाद ट्रेन वहाँ से चल भी पड़ती है और वो लड़की अकेली वहाँ पर ट्रेन में अपना बैग रख के उन सीट को घेर के पूरी पे बैठ जाती है। वो लड़का जो लगातार देख रहा था, ट्रेन चलने के बाद अब धीरे से उस लड़की के पास में पहुँचता है। लड़की घबरा जाती है कि आखिर ये लड़का कौन है और उसके साथ क्या करने वाला है। वो अकेली लड़की कैसे इस लड़की का मुकाबला करेगी। वो आता है और सीट पर बैठने के लिए बोलता है, लेकिन लड़की उसे भी मना कर देती है। अचानक वो अपने चेहरे से मफलर हटाता है और चेहरा देखने के बाद लड़की के कुछ समझ में नहीं आता। वो सिर्फ चुपचाप लेती है और अपना बैग वहाँ से खींच के सीट को खाली कर देती है, और इसके बाद वो लड़का वहाँ पर बैठ जाता है। अब लड़का लगातार उस लड़की की तरफ को देखे जा रहा था। लड़की लगातार अपनी निगाहें बचा रही थी, कभी वो इधर उधर देखती, कभी कुछ करती, लेकिन लड़का एक टके उसे देख रहा। दोस्तों, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इस महिला का पति था, जिससे उसने आज से ठीक 6 साल पहले तलाक ले ली थी। आज 6 साल के बाद वो इस ट्रेन में उस महिला से मिला था, और इस लड़के का नाम था श्याम और लड़की का नाम था रजनी। श्याम और रजनी, जिनकी शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से हुई थी। शादी होने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चला था, लेकिन कुछ गलतफहमियां ऐसी थीं जिसके चलते हुए रिश्तों में खटास आने लगी। श्याम शुरू से ही मनमौजी टाइप का लड़का था, अपनी मर्जी चलाने का उसे शौक था। श्याम को साथ ही नशे का बहुत शौक था। वो अक्सर ड्रिंक किया करता था, जिस वजह से उनकी फैमिली में अक्सर लड़ाई होती थी। रजनी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई ड्रिंक करे। उसकी फैमिली में भी कोई लोग ड्रिंक नहीं करते थे। वहीं दूसरी तरफ श्याम ना सिर्फ ड्रिंक करता था बल्कि स्मोक भी करता था,
जिस वजह से रश्मि और इन दोनों के बीच में, श्याम के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। और धीरे धीरे लड़ाइयाँ इतनी बढ़ती चली गई कि एक दिन आके उन लोगों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया और वो दोनों दूसरे से अलग हो जाते हैं। और आज ठीक 6 साल के बाद वो इस एक ट्रेन में मिलते हैं। सीट पे बैठा हुआ श्याम उससे पूछता है रजनी से कि तुम कहाँ जा रही हो। रजनी बोलती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। कहता है कि लगता है कि शायद तुम बीमार हो, अपना दिल्ली इलाज कराने के लिए जा रही हो। इस पर रजनी थोड़ा सा मुस्कुराती बोलती है कि नहीं, मैं कोई परेशान बीमार नहीं हूँ और ना मैं इलाज के लिए। श्याम बोलता है कि देखने में तो तुम ऐसे ही लग रही हो जैसे बॉडी कांप रही है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और तुम्हारा ब्लड भी कम लग रहा है, जैसे चेहरा पीला पड़ गया हो। कहते ऐसी कोई परेशानी नहीं और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। दरअसल मैं अपने किसी पर्सनल काम से दिल्ली जा रही हूँ। श्याम पूछता है तो फिर तुम इसमें किसी को बैठने क्यों नहीं दे रही थी सीट पर। लड़की बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी गैर मर्द मेरे बराबर में आके बैठे। ये सुनने के बाद श्याम को बहुत अजीब सा लगता है कि शादी के 6 साल के बाद भी वो आज भी किसी के टच में नहीं है। खैर कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे एक एक करके दो दो बातें करनी शुरू करते हैं। ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ लेती है। सर्दी का मौसम था। श्याम जल्दी में था और उसके पास में कोई सामान नहीं था सिवाय उसके मफलर और पहने हुए गर्म कपड़ों के सिवा। वहीं दूसरी तरफ रश्मि के पास कंबल था। रश्मि कंबल ओढ़ के बैठ जाती है। तेज हवाएं ट्रेन में ठंडक का एहसास करा रही थी। श्याम सर्दी से थोड़ा सा कांपने लगता है, जिसके बाद रश्मि उससे कहती है कि एक काम करो, तुम इस आधे कंबल को ओढ़ लो। लेकिन श्याम कंबल लेने से मना कर देता है। श्याम कहता है कि नहीं, तुमने याद है जब अब से पहले भी हम लोग साथ रहते थे, उस टाइम तुमने मेरा कंबल गीला कर दिया था और हो सकता है इस बार भी तुम मुझे गीला कंबल ही दे रही हो। जिसके बाद रश्मि हंसने लगती है, कहती नहीं, वो एक अलग बात थी, उस समय तुम्हारी गलती थी। श्याम भी कहता है कि नहीं नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी, बात ये हुई थी। ऐसे ही करते हुए दोनों एक दूसरे से अब थोड़ा सा फ्रैंक हो चुके थे और दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। नाराजगी दिखा के कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो दोनों अब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। दोनों अपनी पुरानी कुछ बातें करते हैं और दोनों को एक पुरानी फीलिंग्स आती है। कुछ देर के बाद रजनी अपने बैग से टिफिन निकालती है और खाना खाने लगती है। वो श्याम से बोलती है कि आप भी खाना खा लो, जिस पे श्याम कहता है कि ये खाना इतना है, या तो इसे तुम खा सकती हो या मैं एक काम करता हूँ, कुछ पेंट्री से थोड़ा सा खाना और खरीद लेता हूँ। इसके बाद श्याम पेंट्री से बिरयानी लेता है और फिर वो मिल बैठ के खाने लगते हैं। खाना खाते हुए श्याम उससे कहता है कि रजनी, तुम्हारी फैमिली में सब लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। रजनी बताती है कि भैया थे, उनकी शादी हो गई, अब वो कहीं और रहते हैं। बहन थी, उसकी भी शादी हो गई, वो ससुराल में है। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है और अब मैं अकेली ही सब कुछ संभालती हूँ। इसके बाद रजनी कहती है कि श्याम, तुम्हारी फैमिली में सब लोग कैसे हैं और सब कैसा चल रहा है। श्याम बताता है कि क्या बताएं, तुम्हारे जाने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे शायद किसी को नज़र ही लग गई हो। मम्मी पापा तो शुरू से तुम्हें पता ही था कि बीमार रहते थे। जो बहन अक्सर मुझे गलत सलाह देती थी वो भी अब मेरा साथ नहीं देती, मेरा भाई मेरा साथ नहीं देता। मैं अक्सर इन टेंशन्स में रहता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मेरा ना तो कोई साथ है ना कुछ है, बस मैं अब अपने काम पर फोकस रखता हूँ और कुछ नहीं करता। ये सुन के रजनी बोलती है कि शादी की या नहीं की। वो कहता है कि शादी तो खैर अब मेरा इरादा नहीं है तुम्हारे बाद किसी से शादी करने का, लेकिन हाँ, मैंने अब ड्रिंक करना छोड़ दिया है, जिस वजह से हमारी अक्सर लड़ाई होती थी। ना सिर्फ ड्रिंक करना बल्कि मैंने स्मोक भी छोड़ दिया। रजनी कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा कर सकते हो। वो कहता है मेरा विश्वास करो, मैं किसी की भी कसम खा के तुम्हें बिलीव दिला सकता हूँ। और वो सब बुरी हरकतें और बुरे एटीट्यूड और बुरी चीज़ें सब छोड़ दी जिनकी वजह से तुम्हारे और मेरे बीच में अक्सर रिलेशन ख़राब होते थे।
जिस पर रजनी कहती है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुमने क्या छोड़ दिया क्या नहीं छोड़ दिया वो वक्त निकल चुका है, क्योंकि अगर तुम शायद उस वक्त पे ये चीज़ें सुधार लेते तो आज हम शायद एक अजनबी की तरह इस ट्रेन में सफ़र ना कर रहे होते। और तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। अब तो तुम देखने में भी हैंडसम से लगने लगे हो और शायद पहले से ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो। ये सुनने के बाद श्याम हंसने लगता है, कहता है कि अच्छा चलिए ठीक है, खैर मेरा अभी फ़िलहाल तो कोई शादी का इरादा नहीं है। इसके बाद श्याम पूछता है कि तुमने शादी कर ली? रजनी नाम में सर हिलाती है, कहती है नहीं। तो कहता है फिर कब करोगे शादी? कहती कि तुम अभी ये जानना चाहते थे ना कि मैं दिल्ली क्यों जा रही हूँ। दरअसल मेरे दिल्ली जाने की वजह ही ये है कि मुझे एक रिश्ता बताया गया है और वहाँ जाकर मैं एक लड़के से मिलूँगी। अगर वो रिश्ता हमारे बीच में बात बन जाती है तो वो रिश्ता पक्का हो जाएगा और इसके बाद मैं उससे शादी कर लूँगी। ये सुनने के बाद श्याम काफ़ी दुखी सा होता है। वो बोलता है कि तुम अपने फैसले पे एक बार फिर से सोच सकती हो, शायद हम लोग एक बार फिर से मिल सकते हैं। लेकिन रजनी उसकी बात को साफ इनकार कर देती है, बोलती है कि हमारे और तुम्हारे बीच अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर से एक होना चाहते हैं। ये और हमारे संस्कार होते हैं कि हमें दूसरे से हमेशा अच्छे से बात करनी चाहिए। श्याम को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती है ये बात सुनने के बाद, और ऐसे ही बात करते करते वो लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। इसके बाद श्याम पूछता है कि यहाँ से तुम कैसे जाओगे अब और कहाँ पे जाना है? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। रजनी कहती है कि तुम परेशान ना हो, मेरी एक फ्रेंड्स है वो यहाँ पर आएगी और वही मुझे यहाँ से लेके जाएगी और उसी ने ही सारी चीज़ों का अरेंज किया हुआ है। श्याम सोचता है कि क्यों ना इतने हम थोड़ी देर बात कर लें जब तक तुम्हारी फ्रेंड्स आती है। वो बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ हर चीज़ की, और मैं एक बार फिर से तुमसे कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में लौट कर आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा जैसा तुम कहोगी, लेकिन मैं तुम्हें वापस अपनी लाइफ में पाना चाहता हूँ। ये बातें सुन के रजनी भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। रजनी कुछ कह पाती, इसी बीच उसकी सहेली आ जाती है और वो उसे आवाज़ लगाती है। रजनी उसको देख के बोलती है कि ठीक है मेरी फ्रेंड्स आ गई है, अब मैं चाहती हूँ, और वो अपनी फ्रेंड से जाके मिलती है। वो पूछती है कि ये आदमी कौन है और तुमसे क्या कह रहा था? रजनी कहती है कि ये बहुत लंबी कहानी है, चल रास्ते में मैं तुझे बताती हूँ। और फिर वो दोनों बातें करते हुए चले जाते हैं और वो बताती है कि मेरा हस्बैंड फिर से मेरे साथ रहना चाहता है, लेकिन उसकी सहेली इस चीज़ के लिए मना कर देती है कि अब पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर अब तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। कहती है कि कल मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूँगी। इसके बाद अगले दिन दोनों उस रजनी और उसकी सहेली रेडी होते हैं और घर से निकल पड़ते हैं। वो एक ऑफिस पहुंचते हैं और ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट से बोलते हैं कि हमें सर से मिलना है। तो वो रिसेप्शनिस्ट उनको कुछ देर वेट करने के लिए बोलती है। वो दोनों वहाँ वेट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्याम अपने ऑफिस में जाके ज्वाइन कर लेता है। इस समय श्याम एक बहुत बड़ी कंपनी को चला रहा था जिसमें एक्सपोर्ट का काम होता था। श्याम के नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। श्याम बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा था, जिसके चलते हुए उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल गया था। कुछ देर के बाद उस लड़की से रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि सर ने आपको बुलाया है। फिर वो रजनी को लेती है और अपने बॉस के पास में चल देती है। वहाँ जाने के बाद वो बोलते हैं कि बॉस, मैं जिस लड़की की बात कर रही थी वो लड़की यही है, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो मैं आपकी इससे शादी की बात आगे बढ़वा सकती हूँ। और ये लड़की की अभी शादी नहीं हुई है। श्याम जैसे ही चेहरा घुमाता है तो रजनी उसे देखकर शॉक हो जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि इसका पति था जिससे वो शादी की। तभी श्याम उसको इशारा करता है कि चुप रहो, कुछ मत बोलो। रजनी चुप हो जाती है, लेकिन उसकी सहेली लगातार रजनी की तारीफ़ कर रही थी। सर ऐसा कोई बात नहीं, इससे आपकी जो पहले शादी हो चुकी है उससे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लड़की पढ़ी लिखी है, आपके साथ रहेगी, आपको कोई।
जिस पे फिर श्याम बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात सारी तो सच लगी, लेकिन एक बात मुझे अभी भी तुम्हारी झूठ लग रही है कि ये लड़की कुंवारी है। मुझे तो लगता नहीं। वो बोलता है नहीं, कहता नहीं, ये डाइवोर्स लड़की है। जिस पे वो लड़की सुन के बहुत शौक होती है कि सर आपको कैसे पता चला। श्याम कहता है कि जानते हो ये लड़की कौन है, यही मेरी एक्स वाइफ है। ये सुनने के बाद लड़की को विश्वास नहीं होता कि वो उसी की वाइफ को उसी से शादी कराने के लिए लाई है। इसके बाद वो रजनी से कहता है कि ज़िंदगी ने हमें एक बार फिर से मौका दिया है, इस मौके को मत गवाओ। हम लोग एक बार फिर से एक हो सकते हैं और फिर से हम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से शुरू कर दें। तुम देख सकती हो कि ये ऑफिस, हर चीज़ मैंने कितने अच्छे से तैयार की है, सेटअप किया हुआ है। अब मैं बहुत सुधर गया हूँ और अब मैं वैसा नहीं रहा हूँ। इसके बाद उसकी सहेली भी रश्मि को इस चीज़ के लिए कन्विंस करती है और रश्मि भी हाँ कर देती है और इसके बाद दोनों फिर से साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही बताएं कि आपका नाम क्या है और आप किस शहर से हैं।